मोहल्ले के लड़के जलते रह गए, मैं तो चली ससुराल रे। आंगन गलियां छोड़ चली, मैं नहीं गली तेरी दाल रे। मोहल्ले के लड़के जलते रह गए, मैं तो चली ससुराल रे। आंगन गलियां छोड़ चली, मैं नहीं गली तेरी दाल रे। ले तेरा दिल्ली वाले, ले तेरा फुल फ्रंट वाले, ये लड़का कितना सुंदर, रोटे रोटे गाना गावे। ये लड़का कितना सुंदर, रोटे रोटे गाना गावे। मरकम दादा न ठाना बसी, माता यारिये कांजीता लावते। मरकम दादा ना ठाना बसी, माता यारिये कांजीता लावते। लाल लाल दिकडी नवा खूप शोभे माता, चुट्टी ना गजरा नवा बाजमले माता। लाल लाल दिकडी नवा खूप शोभे माता, चुट्टी ना गजरा नवा बाजमले माता। झिरिया दाकट हो ये सखी, झिरिया दाकट हो। झिरिया दाकट हो ये सखी, झिरिया दाकट हो। झिरिया दाले गहला भैया, झिरिया दाले गहला भैया। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कापसे और इस वक्त मेरे साथ है ज्योति उइके। ज्योति हमसे बात करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इनका इंट्रो करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। एक गीत है इन दिनों जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, 18 मिलियन या उससे ज़्यादा के करीब उसके व्यूज़ हो चुके हैं। वो गाना है चने की पत्ती चने में रह गई, साजन चली ससुराल रे, जो ज्योति के साथ तिलकचंद जी ने गाया था और तिलकचंद जी का इंटरव्यू भी आप देख चुके हैं कुछ दिनों पहले। तो ज्योति, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं यही चाहूँगी कि आप लोग इतनी दूर तक आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ तक आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ ये कि मैं जब यहाँ पर आया तो एक बेहड़ी गांव दूसरी तरफ पड़ता है, वहाँ पर था। ये कौन सा गांव है? ये गजाढाना है। हाँ, तो गजाढाना और बेहड़ी में कन्फ्यूज़न ये हो गया कि बीच से एक नदी बहती है, तो मैं नदी पर आकर ठिठक गया। ज्योति ने मुझे कहा कि आप नदी क्रॉस करके आ जाओ, तो मैंने कहा कि मैंने पहले बहुत नदियाँ क्रॉस की है, लेकिन अब लंबा समय हो गया है तो मैं नहीं क्रॉस कर पाऊँगा। ये क्रॉस करके आई, फिर उन्होंने मुझे दूसरी तरफ से एक रास्ता बताया, वहाँ से होकर हम आए। खेतों की पगडंडियाँ और काफ़ी मुश्किल, इसीलिए आप जो है इस तरफ से जाना पसंद नहीं करती और नदी से उस तरफ छलांग मारकर उधर चले जाना पसंद करती है सड़क पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये एक ऐसे इलाके से, ऐसे क्षेत्र से आती हैं, ऐसी जगह से आती हैं जहाँ से जाकर डिस्ट्रिक्ट बैतूल जाकर रिकॉर्डिंग करना और एक ऐसा गाना गाना जिसके 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। ये आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना मुश्किल रहा होगा। देखने में बहुत आसान लगता है, आपको मुश्किल पड़ता होगा, मुझे मुश्किल पड़ा तो जाहिर तौर पर आपके लिए आदत होगी, लेकिन लगता तो होगा ये मुश्किल है। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं बचपन से मुझे आदत है प्रकृति में कूदना, नाचना, जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई से। लेकिन आप अभी कभी भी कोई भी आते हैं ना, तो वो सोचते हैं सबसे पहले कि हम जाएं या ना जाएं। इसलिए मैं ज़्यादा किसी को बुलाती भी नहीं हूँ कि किसी को दिक्कत ना हो, इसीलिए। नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से सुविधाएं और बेहतर होनी चाहिए, हर इलाका हर गांव जुड़ना चाहिए। हालांकि ये एक अलग बात है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पुराने सफ़र पर जाए, संगीत के सफ़र पर जाए, उससे पहले जो सबसे करंट आपका जो गाना है जो इस समय हिट है, चने की पत्ती चने में रह गई, ये गाना आपको कैसे मिला? सर, ये अचानक से मुझे जो तिलक दादा जो हैं, उन्होंने बहुत बहुत पहले उनसे बात हुई थी। करीबन मुझे 1 साल होने में आ गए होंगे, जो मैं उनके साथ पहले भी गाना चाहती थी, लेकिन उनके साथ में क्या है कि अच्छे मतलब जो हिट पर सॉन्ग जा रहे हैं उनके से मैंने सोचा कि काफ़ी सिंगरों के साथ में इन्होंने गायन किया हुआ है, अगर मैं एक छोटी सी कलाकार सोच के मैं डर जाती थी। लेकिन अचानक से उन्होंने ऐसे कॉल किए जैसे कि मुझे भी समझ में नहीं आया कि कैसे गाऊँ कैसे, एकदम से उन्होंने लिरिक्स भी सेंड नहीं किए थे और अचानक से ही मैं बैतूल चली गई। और उस दिन सर पता नहीं मुझे भी क्या हुआ, तो मुझे साधन नहीं मिल रहा था, लेकिन एक भैया है जो यहाँ करीबन अपने आमला क्षेत्र के हैं, वो उन्होंने उनको मैंने कहा कि मुझे स्टूडियो अर्जेंट जाना है।
और इसलिए फिर अच्छा हुआ कि मैं 3-4 बजे के समथिंग पहुंच गई आराम से। और उसके बाद में उन्होंने रिकॉर्ड करने के लिए जब लिरिक्स दिखाए मुझे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे गाऊं। पता नहीं ये मेरी वॉइस चलेगी या नहीं चलेगी, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने काफ़ी सॉन्ग्स कभी गाए नहीं हैं, और एक तो प्रैक्टिस भी नहीं करती हूँ सर मैं अधिकतर, और उसके वजह से और डर डर के गई थी, भगवान चलना चाहिए। आने के समय में थोड़ा सा सर बहुत ज़्यादा डर गई थी कि सॉन्ग चलेगा या नहीं चलेगा। अभी काफ़ी जैसे ममता मौसी जी है और आरती परती दीदी जी है, और उनके साथ साथ काफ़ी सिंगरों ने बहुत अच्छे अच्छे उनके साथ में गाए हुए हैं। तो मैं डर गई थी कि पता नहीं, मैं छोटी सी कलाकार हूँ, ना जाने चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन वो 2 महीने में, 1 हफ्ते में 1 लाख तो मुझे लगा कि नहीं, अब चलेगा चलेगा। पॉजिटिव सोचते सोचते समय का पता ही नहीं चला, और वो अब 2 करोड़ होने वाला है। आपने मुझे बताया कि लोग आपके सामने वो गाना गाते रहते हैं, इस बात से अनजान कि वो आपने गाया है। जी सर, और मैं सर काफ़ी जगह यहाँ से मैं अभी काफ़ी बोर्दे भी जाती हूँ, कई जगह जाती हूँ, तो सामने से कोई भी लेडीज़ हो या फिर कोई भी हो, वो सॉन्ग अगर गाते हैं कोई बोर मशीन में, चाहे कोई भी गाड़ी में सुनते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे नहीं जानते हैं, बाकी गाना ज़रूर सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे भी ऐसे नहीं हैं कि आते जाते बस आजू बाजू बटना बोयो, बस यही सॉन्ग हमेशा डेली कुछ ना कुछ मैं सुनते ही रहती हूँ। तो अच्छा लगता है कि आज यही शायद हो सकता है ईश्वर की कृपा थी, जो कि मैंने उसी दिन जा कर के और इस प्रकार से। और धन्यवाद करना चाहूँगी तिलक दादा का, जो उन्होंने इस गाने को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा, और आप सभी का भी, जितने भी ऑडियंस है और जो भी देख रहे हैं अभी भी और जो सुन भी रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया 2-3 महीनों के अंदर में। और पता ही नहीं चला कि इतनी हिट हो चुकी हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं यहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। काफ़ी लोग चाहते हैं कि मैं गाऊँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जा पाती हूँ। इस गाने में जो मुझे सबसे खूबसूरत लाइन लगती है, तिलक दादा का तो अपना मज़ा है ही उनकी आवाज़ का, लेकिन जब वो आप कहती हैं कि आजू बाजू बटना बोए बीच में बोए मसूर रे, तो वो जो आपकी आवाज़ का कुदरती जो एक, जिसे कह ले, एक एहसास है, एक मिठास है उसमें, और एक देसीपन है, वो बहुत सुनने में अच्छा लगता है। तो हम लोग जब भी ये गाना सुनते हैं तो आपकी आवाज़ के उस शब्द के लिए, उस लाइन के लिए इंतज़ार करते हैं कि ये कितना बेहतर तरीके से गाया है। तो वो एक लाइन मुझे गा के सुनाइए अपनी आवाज़ में। जी सर, सर बीच का ही। आजू बाजू बटना बोए जो कहती हैं आप। जी। आजू बाजू बटना बोयो, बीच में बोयो मसूर रे, थोड़ी सी भाजी खुड़ंदे समदन, नहीं खुटे तेरी खेत रे। ठीक है, अब इस गीत की यहाँ बात हो गई। अब मैं ये पूछूंगा कि कब आपके अंदर जो है गायकी का शौक जगा और आपको लगा कि आप गाना गा सकती हैं और आपको गाना गाना चाहिए। जी सर, मैं सर अपने यहाँ सभी कलाकार हैं, पापा मम्मी। मम्मी वगैरह क्या है, वो पहले से, बहुत पहले से भजन गाते थे। और पापा जी सर वो छोटे से कलाकार नहीं, समथिंग उन्होंने जो हारमोनियम है वो बजाते थे, भजन वगैरह गाते थे। तो कहीं ना कहीं सर ऐसा होता है, मैंने कहीं सुना है कि जो माता पिता के अंदर जो संस्कार होते हैं और जो चीज़ें उनके ऊपर उत्पन्न होती हैं, तो वो बच्चों के अंदर भी आते हैं। तो वो चीज़ें को लेकर मैं भी डर डर के जैसे गाँव में तो नहीं डरती थी, क्योंकि कभी भी अपना गाना भजन वगैरह जो भी है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में। ओनली अपन जैसे बैठते हैं, उठते हैं, और सबसे ज़्यादा सर मुझे डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं डांस करती थी, लेकिन ऐसे ही आइट साइड, जैसे गाँव वगैरह जो अपन जैसे डांस करते देसी वगैरह, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी। लेकिन हमारे यहाँ कला को सबसे ज़्यादा मतलब पसंद करते थे मेरे दादाजी थे, जो गाँव के मुखिया भी हुआ करते थे, और आज नहीं है सर, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं वो सुन रहे होंगे। उनको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी सर, जो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रखा कि ये कला ज़रूर बनेगी। और वो चाहते थे कि सर, मैं काफ़ी, दादी दादा दोनों थे और बहुत अच्छे आज भी है, लेकिन आज सर वो लोग नहीं है, लेकिन मम्मी पापा वगैरह सपोर्ट करते हैं मेरी। और मैं भी जैसे रिश्तेदार जो भी है, ये कभी मतलब भरोसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं उस टाइप रहती नहीं हूँ। मेरे अंदर जो रहने वाली जो ये है, वो किसी जैसे ऐसे सामूहिक तरीके से सर मैं संस्कृति है और पारंपरिक रूप से कहीं आना जाना, बैठना उठना, कहीं पर भी मंच में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं गाती नहीं थी, लेकिन बोलती ज़रूर थी,
थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा पहले डर भी नहीं लगता था। और ऐसे ऐसे में सर वो अचानक से डांस में ही एक डांस जो है वो एकदम से रिलीज़ मैंने इंस्टा में कर दी थी और स्टोरी लगा दी थी। और उसके बाद में फिर मनीष सलामी करके भैया हैं, उन्होंने एक बार कॉल किए सर मुझे कि दीदी आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। तो उन्होंने ऐसी वॉइस सुन लिए थे और अचानक से उन्होंने सर बैतुल बुलाए। और बैतुल हमने स्टूडियो भी नहीं देखे थे सर जैन सर का, और हमको सपोर्ट करने वाले थे जबर सिंह नरे, जिनका सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अभी भी बहुत अच्छे, काफ़ी लोग सुनते हैं उनके सॉन्ग को। उनने सपोर्ट किए और उसके बाद में फिर धीरे धीरे मैं लाइव शो में जाना स्टार्ट कर दी एक ही सॉन्ग पे। तो सभी लोग, काफ़ी लोग हैरान हो चुके थे कि एक ही बार में ये लाइव शो कैसे कर पा रही है, और एकदम से कोई उठता भी नहीं है ये तो वो जिसके बाद लाइव शो मिले वो गाना कौन सा था? सर वो है एक छिंदवाड़ा क्षेत्र के कलाकार हैं, करण ध्रुवे मामा जी लगते हैं वो। उन्होंने फर्स्ट टाइम में, जब दीपावली का टाइम था सर, उस टाइम उन्होंने मुझे लेकर गए थे और उनसे बात भी हुई थी कि मुझे लेकर जाइए करके। तो सर उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे, उन्होंने बहुत बड़ी उम्मीद दी थी कि आप स्टेज पर जा सकते हैं। तो उन्होंने, तब से फिर मैं स्टेज प्रोग्राम जाना स्टार्ट कर दी। और जो स्टेज पर मैंने गाया था सर वो है चुटका करे ना, जो सॉन्ग है जो पुराना, वो वाले सॉन्ग को लेकर मैं फिर काफ़ी मुझे अच्छा लगने लग गया। तो फिर धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी लाइव शो जो स्टेज पे गाना गाया था वो पॉपुलर हुआ, उसके बाद आपको गाने का ऑफर मिला? जी सर। अच्छा, तो वो गाना कौन सा था, थोड़ा गुनगुनाइएगा। चुटका करे ना ना बाई ना, चुटका करे ना बाई ना, ये दे ना बाई ना, रमदोली बंगलाते ये देना। अच्छा, ये तो अब आपने बताया कि कैसे पहला मौका मिला, तो अभी तक आप कितने गानों की रिकॉर्डिंग कर चुकी हैं? और चने की पत्ती के बाद तो ज़्यादा ऑफ़र आते होंगे, और आपने बताया कि आप ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाती ऑफ़र, वजह क्या है उसकी? सर वजह यही है कि मैं अकेली कलाकार हूँ ना इधर से, और मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं। कभी क्या है कि मैं बैतूल एक दिन में पहुँच पाती हूँ, सुबह 9 बजे बैठती हूँ बस से, तो मैं 12-1:30 बजे की समथिंग पहुँचती हूँ सर। और उसके बाद में अगर मुझे आना रहता है तो 5:30-6 बजे बस रहता है सर। और मैं अकेली, क्या है कि पापा जी भी टाइम पर नहीं रह पाते हैं, तो थोड़ा डर लगा रहता है कि मैं कब पहुँच सकती हूँ कब नहीं। और सर मैं ज़्यादा किसी के साथ रूम में भी नहीं रह पाती हूँ अभी, तो मैं इसलिए नहीं जा पाती हूँ। कभी अगर फ्री रहती हूँ तो मैं अचानक से, मेरा जो टाइम रहता है मैं किसी को पहुँचाने लगा देती हूँ, तो उस टाइम में चली जाती हूँ जब साधन होता है तो। और बस से मैं बहुत कम जाती हूँ सर अभी बैतूल। कितने गाने अभी तक आप गा चुकी हैं? सर मेरे 10 नंबर पर अभी आने वाला है, लेकिन अभी 1-2 सॉन्ग रिलीज़ नहीं हो पाए हैं हमारे, अभी बाकी है 2, और तो हमारे 10 कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी चाहती हूँ कि काफ़ी लोग, अगर अभी जो चने की पत्ती जो सॉन्ग है उसके बाद से तो काफ़ी लोग मुझे सपोर्टिंग करने लगे हैं कि आप यूट्यूब आप खुद का चलाइए करके। तो मैं भी चाहती हूँ कि अच्छी बात है कि मैं अपने खुद का भी चलाऊँ। लेकिन सर हमारे यहाँ क्या है कि कहते हैं ना कि लड़की अगर बड़ी हो जाती है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं अपने माता पिता, तो उसके वजह से भी मैं कभी सोचती हूँ कि फिर नहीं करना चाहिए, फिर सोचती हूँ करना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचती हूँ। पर मुझे अपने हाथ से सर, किसी ने मुझे संगीत के मामले में सर, मैंने किसी को गायन का नहीं पूछा था कि मैं गाने जाऊँ या नहीं जाऊँ, और मैंने अपने आप से सर और यहाँ तक बढ़ी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। हम सब की जो ज़िंदगी है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है, एक फ़न होता है हम सभी के पास, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जैसे कि कोई भी फ़न होता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा नाचता है, कोई बहुत अच्छा लिखता है, कोई बहुत अच्छा खेती बाड़ी कर सकता है, कोई बहुत अच्छा किसान होता है ना, कोई बहुत अच्छा फाइटर होता है, जवान होता है। तो वैसे ही आपके अंदर फ़न है गायकी का, तभी तो करोड़ों लोग जो है वो आपको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं आपकी आवाज़ को, आपके गाने को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको गाना चाहिए, लगातार गाना चाहिए, और अच्छा गाना गाना चाहिए, हमेशा गाना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। मैंने और भी कलाकारों को बैतूल के देखा कि किस तरह उनकी ज़िंदगी बदल गई, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी पारिवारिक स्थिति, सब कुछ, सब में इसका फ़ायदा हुआ उनकी गायकी से। तो आपको भी गाना चाहिए और परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो परफॉर्मेंस हो वो भी लेना चाहिए, क्योंकि उससे आमदनी आपकी बढ़ेगी। तो आप इस पे ध्यान देगी, ऐसा मुझे लगता है। जी सर। और सर मैंने सोची नहीं थी कि मैं इतना ये कर पाऊँगी, और मुझे हिम्मत नहीं थी सर, लेकिन काफ़ी सारे मैंने कमेंट्स देखे थे ये जो चने की पत्ती, तो काफ़ी छत्तीसगढ़ से, गुजरात से,
और काफ़ी जिलों से और काफ़ी राज्यों से कमेंट्स आए कि ज्योति दीदी, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे और भी आगे बढ़ना चाहिए इन मामलों में। और पहले मैं नेगेटिव सोचती थी कि नहीं, कुछ नहीं होता है, और क्या है सर कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी लोग क्या है सपोर्टिंग बहुत अच्छे से हैं, लेकिन मैं ही नहीं चाहती कि मैं इतना ज़्यादा ये करूं। लेकिन जब चने की पत्ती में जब इतने सपोर्ट सारी चीज़ें, तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो करना चाहिए। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे आगे बढ़ना चाहिए। आपके समय के जो और भी आपके सीनियर कलाकार हैं जो अभी बैतूल से हिट हो चुके हैं यूट्यूब पे, और आपने मेरे इंटरव्यूज़ में देखा भी होगा उनको, तो ऐसे कौन कौन से कलाकार हैं जो आपको पसंद है और जिनका गाना आपको अच्छा लगता है, और उनसे आप प्रभावित हुई हो या लगा हो कि यार मुझे भी ऐसे गाना है या ऐसे मशहूर होना है? जी सर, सबसे पहले तो सर मैं अखिलेश जैन सर को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई चांस नहीं था सर मेरे साथ में। और उसके बाद में मैं सोचती थी कि पता नहीं मैं बैतूल कब पहुँचूँगी, स्टूडियो तो मैंने देखी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनको एक बार एसएमएस की थी, तो बिल्कुल आइए बोले। और उसके बाद से फिर मैंने ममता मौसी जी का जो सॉन्ग जो दिकड़ीता झेला उनमें देखी थी, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद में मैंने मुकेश धुर्वे सर थे, जो आज नहीं रहे हैं, लेकिन अब अभी भी आज उनकी आवाज़ सुनते तो ऐसा लगता है कि अभी भी है वो हमारे पास साथ में, और ऐसे ही लगता है क्योंकि हमेशा सुनते हैं उनके सॉन्ग। और पप्पू मशकोले भैया जी हैं, और जैसे अभी आपने इंटरव्यू लिए होंगे शाबू उइके दादा, उनके भी सॉन्ग मैंने सुनी हूँ। और भले ही हमारी मुलाकातें नहीं हुई हैं, लेकिन काफ़ी झबर सिंह नर्रे, आरती परते दीदी, और उसके साथ साथ फिर शिवा मिरपाचे सर हैं। और इनके सबसे ज़्यादा सॉन्ग इसलिए सुनती हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अभी चल रहे हैं ट्रेंडिंग पे। और ऐसा लगता है उनको देख कर कि नहीं, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जैसे शिवा मिरपाचे सर से जो बात हुई थी, तो उन्होंने उनके बारे में बताया, तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि ये तो सिंगिंग संगीत की दुनिया से ही सबसे ज़्यादा उभारे हुए हैं, तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। काफ़ी उन्होंने मोटिवेट किए मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो कलाकार हैं, ममता मौसी जी, शिवा मिरपाची सर, और तिलक चंद दादा, और पप्पू मशकोले भैया जी, और हमारे यहाँ भले ही वो कभी किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन मुझे यहाँ से ऐसा लगता है कि मधु युरे जो भैया हैं वो भी बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों पे। तो मधु इवने जी से मैं मुलाकात करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी वो व्यस्त हैं, मिल नहीं पाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो किसी इंटरव्यू में मुझे मिलेंगे और बाकी जो लोग हैं उनके बारे में भी जान पाएंगे कि मधु इवने कितने अच्छे गायक हैं यहाँ से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ तक आप पढ़ी हैं और आगे क्या करने की आपकी इच्छा है? सर मैंने पहली से लगा करके तो मैंने 10th तक अपने गांव में ही पढ़ाई की हूँ। क्योंकि सर मैं अपने यहाँ पूरी फैमिली जो है वो बाहर पढ़ाई की है, और मैं जो हूँ मैं गांव में ही पढ़ाई की हूँ। और उसके बाद 11th 12th में मैंने बैतूल में MLB स्कूल से पढ़ाई की हूँ सर। और उसके बाद में फिर मैं खंडवा चली गई, तो वहाँ से मैंने फिर BA फाइनल होने के बाद में जस्ट आई। और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मनीष सल्लामे, और उनका यूट्यूब चैनल है कोयतुर मनीष सल्लाम। और उन्होंने एक छोटे से कलाकार थे, आज तो बहुत बड़े हो चुके हैं क्योंकि उनके भी मिलियन पर सॉन्ग जा रहे हैं। तो उन्होंने एक छोटे से कलाकार होने के नाते उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किए, क्योंकि सबसे फर्स्ट में उन्होंने ही इस लाइन पर लेकर गए, संगीत के लाइन में। नहीं तो मुझे सर इंटरेस्ट नहीं था। और उसके बाद में सर मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, मुझे टीचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, टीचर का। तो मैं वो भी चाहती थी, लेकिन सर थोड़े घर की स्थिति के कारण मैंने पढ़ाई फिर बाद में करना नहीं समझा। और उसके बाद में फिर सिंगिंग के दुनिया में सर लाइव शो मुझे ज़्यादा बेटर, बहुत अच्छा लगने लग गया। तो मैं धीरे धीरे सर करण ध्रुवे मामा जी है, छिंदवाड़ा क्षेत्र के हैं वो, तो उन्होंने मुझे लेकर गए थे लाइव शो में। तो उसके बाद से सर कंटिन्यू मेरे लाइव शो चलते थे। मैंने छिंदवाड़ा ज़िले में भी काफ़ी लाइव शो की हूँ। और बोलना चाहिए बैतूल में इतना खास नहीं, लेकिन सारनी क्षेत्र में। और अभी अभी मैं होशंगाबाद गई थी सर, वहाँ पर भी मुझे नहीं पता था कि सॉन्ग की वजह से मुझे जानेंगे, लेकिन जाने के बाद पता चला कि वहाँ पर काफ़ी बहुत ही सपोर्टिव जो शेषराव मशकोले दादा है, उन्होंने मुझे जागरण के लिए बुलाए थे। तो मुझे पता नहीं था कि लोग वहाँ पर मुझे इतना प्यार करते हैं, लेकिन जब जाने के बाद पता चला कि मैं इतनी, मतलब मैं अपने आप को नहीं मानती हूँ, लेकिन वो लोग मुझे ज़्यादा मानते हैं। जी सर। चलिए, अच्छी बात है ये। जी सर। अभी आपने देखा कि बहुत सारे कलाकार जिनका आपने जिक्र भी किया, जी। और बैतूल के आसपास और
इतने सारे कलाकार उभर गए यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, और सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि इस चेंज को आप कैसे ले रही हैं? जैसे आपने बताया कि इंस्टा का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहे है आपकी लाइफ में इस फील्ड में आने के लिए। जी। तो वैसे सोशल मीडिया ने जो इतनी सारी चीज़ें दी हैं अभी, और एक तरह से मौका हम कहेंगे इतना बड़ा मिला है, तो इसे आप कैसे देखती हैं और इसका कितना फ़ायदा लोगों को मिला है? मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा मिला है। आपकी ज़िंदगी में ये कितना फ़ायदेमंद रहा? सर जब मैं कॉलेज टाइम में ऐसा था कि मुझे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप मुझे कुछ नहीं समझता सर था। और अभी के जो बच्चे हैं सर, वो 9th क्लास से 6th क्लास से बचपन से ही उनको सारी सोशल मीडिया के बारे में पता है। लेकिन मैं ऐसी गर्ल्स हूँ सर कि मैं फाइनल होने के बाद ही मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम ये है। और काफ़ी मुझे पता नहीं था कि इसमें ऐसा ऐसा होता है इस प्रकार से। बाकी पता नहीं, मैंने भी ऐसे मोबाइल से मैंने छेड़छाड़ की, मुझे भी नहीं पता था। 15 दिन पहले मेरे लिए घर पे मोबाइल लेकर रखे हैं, ये मुझे पता नहीं था सर। और एकदम से मैंने इंस्टा जब स्टार्ट की तो मुझे स्टोरी भी लगाती नहीं आती थी, मैंने ऐसी ही लगा दी थी। अच्छा। जी सर। तो उसमें से जैसे मनीष सलामी भैया ने, काफ़ी लोगों ने देखा, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि ना जाने कहाँ कैसे चला जाए, कोई फंक्शन में ना चले जाए करके डर भी लग रहा था। लेकिन पता नहीं वो अचानक से स्टोरी डल गया, और डलने के बाद भी उन्होंने कमेंट्स किया कि बहुत प्यारा है दीदी। तो उसके बाद भी उन्होंने नंबर सेंड किए थे उन्होंने कि इस नंबर पर आप कॉल कीजिए करके। तो उसके बाद में जब उनको मैंने कॉल की, तब मैं सर खंडवा में ही थी और उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने मेरी वॉइस पसंद कर लिए थे कि बहुत प्यारा वॉइस है दीदी, एक बार स्टूडियो आइए, हम बैतूल में ही है करके। तो फिर सर समथिंग मैं खंडवा से 8:30 बजे के समथिंग नाइट में पहुंची थी यहाँ पर। और दूसरे दिन फिर प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं था सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और मेरे को इंटरेस्ट नहीं था सर सिंगिंग में, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि मैं कुछ और ही सोचती थी कि मुझे टीचर बनना है, ये सोच के मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन अचानक से मैं आई और उसके बाद स्टूडियो गई, तो वहाँ पर अखिलेश जैन सर जो है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किए कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे गाना है, ऐसा लाइन करना है, इस प्रकार से म्यूजिक बनेगा। तो आज भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अखिलेश जैन सर, जो काफ़ी सपोर्टिव है। नहीं आता है, जो सिंगिंग नहीं करना जानता हो, उनको भी वो 1 घंटे के समथिंग में सारी चीज़ें सिखा देते कि आपको इस प्रकार से गाना है। मतलब कि काफ़ी एक भूमिका रही सोशल मीडिया की आपकी ज़िंदगी बदलने में, ये मान सकते हैं हम। अच्छा, जब आप गायकी नहीं करती, सिंगिंग नहीं करती, या और भी जो आर्ट आप पसंद करती हैं, डांस, या तो उस वक्त क्या करती? इसके अलावा आप क्या काम करती हैं? सर इस टाइम मैं खेत पे, या फिर मतलब मुझे घूमना भी ज़्यादा पसंद नहीं है सर। जैसे कभी कभी क्या है कि मुझे मेरे दादाजी के कहते हैं ना कि जो दादा होते हैं उनको बहुत प्यार करते हैं, जैसे कि वो लोग मंच में जाना, कहीं उठना बैठना, सम्मानजनक जिसे कहा जाता है, तो मुझे भी वो ज़्यादा पसंद थे। तो मैं हमेशा कभी कभी क्या है कि हमारे क्षेत्र में जैसे बुलाते हैं हम लोगों को, जैसे मंच में बोलना, चालना, बैठना, उठना जो भी है, इन चीज़ों में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसे इधर के मानते भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से राजनीतिक में थे। अभी किस स्थिति में हमारे बड़े पिताजी और मेरी मम्मी जो है वो सरपंच है सर। हम लोग खेत पे रहते हैं, ये मकान नहीं है सर, ये खेत है हमारा, लेकिन हम लोग अब खेत पे रहने लग गए हैं। हमारा जो घर है वो पुराना गांव में है। अच्छा। जी सर। तो वहाँ पर बड़े पिताजी और बड़ी मम्मी जी रहते हैं, तो वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं इस पे। और उसके साथ साथ सर मैं वो लोग जैसे जाते हैं मंच के ऊपर, उनको बुलाते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी जाना चाहिए। तो मैं ऐसे ही जाती रहती हूँ सर, अभी भी जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ, और बुलाते हैं अक्सर करके, और फिर खेत पे भी काम कर लेती हूँ सर कभी कभी। जी सर। तो क्या चाहेंगी आपकी, आपका भविष्य आप क्या देखती हैं कि क्या आपको, जैसे आपने कहा आपको टीचर भी बनना है, जी सर। आपको पढ़ाने का शौक़ है, और नेचुरली आप बहुत एक गिफ्टेड सिंगर है, आपके पास एक बड़ी अच्छी आवाज़ है, तो क्या लगता है आपको, आप किस तरफ ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती हैं और किस तरफ आप अपना फ्यूचर देखती हैं? सर मैं मतलब मुझे सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है सर संगीत की दुनिया में। सर मैंने जीरो से स्टार्ट की थी। जब मैं सीखने के इस पे जाती थी तो मैं कभी भी फ़ीस नहीं मांगती थी सर, मुझे सीखना है ये सोच के चली जाती थी। लेकिन आज सर मैं अपने आप को इतना ग्रेटफुल करती हूँ, क्योंकि सर मैं पहले कुछ भी फ़ीस नहीं लेती थी, लेकिन आज फ़ीस
और सारी चीज़ें। आज ऐसा लगता है कि संगीत की दुनिया में ही मेरे हिसाब से जो है वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए सक्सेसफुल माना जाएगा संगीत की दुनिया में, अगर मैं जाऊँ तो। अच्छा, अच्छा। जी सर। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि जितना मैंने आपके गाने सुने उसके बाद मुझे ऐसा लगता है। और एक ये भी है कि आपके घर में मतलब खेती किसानी के अलावा और क्या चीज़ें, कोई और भी चीज़ें हैं जिससे आर्थिक सहायता मिलती हो, या आप जो काम करती हो उससे अपनी फैमिली में सपोर्ट दे पाती हैं आप? जी सर, घर पे हम लोग कहीं जाते नहीं हैं और सब घर पे ही काम करते हैं। पहले जो थे हमारे दादाजी, उस टाइम सर बहुत ही ज़्यादा इतना मतलब खेती बहुत ज़्यादा करते थे। और अभी भी करते हैं सर, लेकिन बहुत कम कर दिए हैं, तो हम घर पे ही काम करते हैं। और पापा जी बहुत सारे कला है उनके अंदर, लेकिन वो ज़्यादा अब कर नहीं पाते हैं। अब हमारे भाई हो चुके हैं, उसकी वजह से वो उनकी जिम्मेदारी क्या है कि भाई वगैरह ने ले चुके हैं। इसलिए बस मैं घर पे सपोर्ट करती हूँ मम्मी को और घर पे ही रहती हूँ। और कभी अगर हमें लाइव शो में जाना रहता है तो चले जाते हैं सर, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन कभी कभी नहीं जाने देते क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं होती है इसीलिए। और सबसे ज़्यादा सर मेरी अभी वॉइस क्या है कि पता नहीं सर, बैठ ही जाती है। जब भी मैं स्टूडियो जाना चाहूँगी उससे पहले मेरी वॉइस क्या है ख़राब होने लग जाती है, पता नहीं क्या कारण है। तो मैं डरती हूँ कि कहीं आवाज़ बिगड़ ना जाए। और इतना है सर कि उस दिन भी, जिस दिन चने की पत्ती जो सॉन्ग मैंने गाई थी ना, उस दिन भी मेरी वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी, सर्दी हो गई थी, इसलिए मैं रो रही थी कि पता नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा। और मैं आधे रास्ते में आकर सोचने भी लग गई थी कि पता नहीं तिलक दादा ये ना सोचे कि पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। और वो देखकर हैरान हो चुके थे क्योंकि मैं उस टाइम गई नहीं थी सर, मैं एकदम से चली गई थी ऐसे ही। और जाने के बाद मुझे पता चला कि हाँ ये गाना है, कैसे गाऊँ। और हमारे क्षेत्र के सर सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक परंपरा के इस पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद करते हैं। तो मुझे डर लग रहा था कहीं ये चलेगा नहीं तो मेरा क्या होगा, और वो और कुछ सोचने ना लग जाए और चलना चाहिए, ये सोच के मैं बहुत डरी हुई थी। तो आपका गाना चला, बहुत चला, और अभी भी चल रहा है, बहुत सुनते हैं लोग, हम भी बहुत सुनते हैं। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अपनी गायकी को सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाएगी, आपकी तकदीर बदलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, एक तो बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए, और इतनी सारी बातें अपनी ज़िंदगी से जुड़ी जो है वो शेयर करने के लिए लोगों तक, जो आपके गाने पसंद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद और भी ज़्यादा लोग आपको जान पाएंगे कि अच्छा ज्योति ये है। और मैं इसके ज़रिए ये भी कहूँगा कि आप ज्योति का जो चैनल है उसे फॉलो करें, उसे सब्सक्राइब करें, तो आपको इसके गाने जो है इसी के चैनल पर, इनके चैनल पर मिलेंगे। तो ज्योति बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी सर, थैंक यू सर जी। अगर आप कुछ कहना चाहें अपने फैंस से जो आपके प्रशंसक है तो आप कह सकती हैं। सबसे पहले तो सर मैं अपने ऑडियंस जितने भी हैं जो गाने सुन रहे हैं, भले ही मुझे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे ना देखने के बावजूद भी उनको मेरा नाम भी पता है। काफ़ी लोग जोजोस बोलते हैं, कुछ लोग बाघमारे बोलते हैं, कुछ लोग मतलब सर काफ़ी नाम से जो कि मेरे नाम से ज़्यादा नहीं जानेंगे, लेकिन बाघमारे शेरनी ज़्यादा करके जानते हैं मुझे। और वो लोग सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो लोग भले ही मुझे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वहाँ से याद करते कि ये गाना किसने गाया। मैं काफ़ी बार ऐसा हुआ है सर कि मैं रोड रोड जाती भी हूँ और वो काफ़ी लोग सुनते सुनते मेरे आसपास भी चले जाते, तो वो लोग मुझे नहीं जानते। इसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा सर बहुत अच्छा फील करती हूँ कि भले ही मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरी वॉइस ज़रूर जानते हैं। और मेरा मकसद यही है कि सर मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरी वॉइस हमेशा सभी के दिल में बसे रहे। हाँ, ये होना चाहिए। और गायकों के साथ तो ये चीज़ें होती हैं कि वो रह ना रहे, उनकी आवाज़ हमेशा रहती है। तो ज्योति बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही गाते रहिए। जी सर, थैंक यू सर। और आपकी जो टीम है सर, मैं उनको भी धन्यवाद जो कि आप यहाँ तक आए, क्योंकि रास्ता ऐसा हार्ड है कि क्या बताऊँ, क्योंकि हमको इधर से भी जाना पड़ता है, इधर से भी आना पड़ता है, लेकिन आप पहली बार आए और इतने सारे मतलब बोलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप यहाँ तक आए। और आज ऐसा लग रहा है कि आपके इंटरव्यू के बाद मुझे हो सकता है कि वो आप लोगों की बातों से और आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हो सकता है कि आप लोगों की जो दुआएं हैं वो हमेशा लगी रहे। और मैं चाहूँगी कि अगर आप लोग आगे बढ़ने की जो हिम्मत दे रहे हैं तो वो हमेशा यूँ ही रहे, और मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। आप लोग सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद और सेवा जोहार। और कभी अगर मुझे जैसे जानना हो तो मेरी इंस्टा आईडी है ज्योति हुई के सिंगर करके सर, तो बिल्कुल आप फॉलो भी कीजिए। और मेरी जो यूट्यूब चैनल है उनका नाम मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं डालती हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि स्टार्ट करना चाहिए। तो वो चैनल है ज्योति हुई के करके, जेके सिंगर करके हैं वो, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। सेवा जोहार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ज्योति।